पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चांग शेंगसेक का जो एल्डर होता है उसकी ह्यूमन के साथ फाइट शुरू हो गई होती है। इस फाइट में वो एल्डर ह्यूमन का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलता है। लेकिन जैसे वो वहां से भागता है उसके पास शियाफान और बाकी लोग आ गए थे जो यहाँ पर उसकी जान लेने के लिए आए होते हैं। उनसे फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन वो समझ चुका था कि वो यहाँ पर तीनों लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता, जिसके बाद वो सारे लोग मिलकर वहां पर उस एल्डर की जान ले लेते हैं, जिस वजह से वो एल्डर वहां पर मारा जाता है। तो वहीं बाकी सारे ह्यूमन वेस्टर्न स्वैम्प के उस जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं जहां पर उन्हें ऐसा लगा था कि यहाँ पर वो ट्रेजर आने वाला है। लेकिन वहां आने के बाद उनके पीछे एक बहुत ही खतरनाक स्नेक पड़ गया होता है जो कि काफी बड़ा और बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो सारे के सारे ह्यूमन उस स्नेक को देखकर एकदम ज्यादा घबरा गए होते हैं कि अब वो यहाँ पर उस स्नेक का मुकाबला कैसे करेंगे। उस स्नेक की आंखें इतनी बड़ी होती है कि उसके अंदर एक पूरा का पूरा ह्यूमन समाज है, जिस चीज से सारे लोगों की वहां पर हालत खराब हो गई होती है। वो सभी वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे वो स्नेक थोड़ा सा आगे बढ़ता है कि उसके चलने से ही वहां पर पूरा का पूरा तूफान आ चुका था, जिस तूफान के अंदर सारे के सारे ह्यूमन आ जाते हैं। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वरना कोई भी अगर इस तूफान के बीच में आ गया तो 100% चांस है कि वो यहाँ पर मारा जाएगा, क्योंकि आसपास का पूरा जंगल ही उस तूफान की वजह से उजड़ रहा होता है। साथ ही आसपास उस स्नेक का इतना खतरनाक पॉइजनस ऑरा फैला हुआ था कि कोई एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहा होता है कि उसके सामने कोई है भी या फिर नहीं। सभी की आंखें चौंधिया गई होती है उस स्नेक की ऑरा की वजह से, जिस वजह से काफी सारे लोग इधर उधर जाकर फेंका जाते हैं। वहीं पर हम दो लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक डिसाइपल होता है और दूसरा त्यानिंग टेंपल का मॉन्क होता है। वो दोनों भी काफी दूर आकर फेंका चुके थे, उन्हें तो वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता कि आसपास के सारे लोग गए तो गए कहां पर, जिस चीज से वो लोग भी यहाँ पर घबरा जाते हैं। इधर हम शियाफान को देखते हैं जो पूरे एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हुए उसी जगह पर आ जाता है जहां पर वो स्नेक था। उसके भी सामने वो तूफान आता है, लेकिन वो तूफान को आसानी से काटते हुए वहां से आगे बढ़ रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि उस तूफान का तो उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो जितना दूर आते जा रहा होता है वो तूफान उतना ही ज्यादा गहरा होते जा रहा था। तब शियाफान को जो बंदर होता है उससे पीछे इशारा करते हुए बताता है कि पीछे देखो, यहाँ से एक बहुत ही खतरनाक तूफान हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। और जैसे वो तूफान शियाफान के एकदम करीब आ जाता है, वो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक शील्ड बना देता है, जिसके अंदर वो अपने आप को और अपने बंदर को डाल लेता है ताकि वो तूफान का असर उसके ऊपर ना हो पाए। लेकिन शियाफान कह रहा होता है कि जब तक हम शील्ड के अंदर है तब तक तो हमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ का ऑरा गहरा होते जाएगा हम आगे कुछ भी नहीं देख पाएंगे, और कब कहाँ पर से वो स्नेक आकर हमारी जान ले ले ये भी हम नहीं जानते। इसलिए हमें कैसे भी करके अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। जिसके बाद शियाफान वहां पर अपनी यिन और यांग एनर्जी की पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जहां उसने अपनी दोनों पावर को आपस में मिला लिया था। उसके मिलाने की वजह से वहां पर इतना भयंकर ऑरा बाहर निकल रहा होता है कि उस ऑरा की वजह से आसपास का जितना भी तूफान था वो सभी कम होने लगता है, और शील्ड के अंदर यिन और यांग एनर्जी पूरी तरह से भर चुकी थी, जिस वजह से शियाफान अपनी शील्ड को लिए वहां से आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन उसके इतने ज्यादा खतरनाक अटैक करने की वजह से भी वहां का जो पॉइजनस ऑरा था वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखकर तो शियाफान भी थोड़ा घबरा रहा होता है कि आखिर यहाँ पर वो इस पॉइजनस ऑरा को कैसे रोकेगा, ये तो यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन ये मुसीबत भी उन लोगों के लिए कम नहीं थी, तभी वहां पर वो स्नेक भी आ जाता है जो अब शियाफान के शील्ड के पास से ही गुजरना शुरू कर देता है। ये देखकर तो शियाफान और उसका बंदर दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि ये स्नेक शियाफान की उम्मीद से भी ज्यादा बड़ा और पावरफुल था। शियाफान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को अपने बंदर को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब उसे एक चीज समझ में आती है कि स्नेक को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मालूम होगा। अगर मैं इसका पीछा करते जाऊँ तो हो सकता है मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा, इसलिए मुझे इस स्नेक का पीछा करना चाहिए। जिसके बाद वो वहां से उस स्नेक का पीछा करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम जिन्यू को देखते हैं जो अकेला जंगल में आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो भी अपने बाकी सारे साथियों से अलग हो चुका था। तभी उसके सामने से एक बास गुजरता है जो कि किसी मॉन्स्टर की तरह दिखाई दे रहा था, और वो वहां पर जिन्यू के पीछे पड़ गया होता है। इसलिए जिन्यू अपनी स्वॉर्ड पे खड़े होकर वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है ताकि यहाँ पर उस बास के चंगुल से बच सके, क्योंकि वो बास तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो पूरी तरह से जिन्यू के पीछे पड़ गया होता है ताकि यहाँ पर जिन्यू की जान ले सके। और जैसे जैसे जिन्यू उस बास से बचकर भाग रहा होता है, उस बास ने उसे पीछा करते हुए जंगल के एकदम बीच में लेकर आ चुका था, जहाँ आने के बाद जिन्यू बुरी तरह से फंस चुका होता है, क्योंकि अब आसपास से कई सारे पॉइजनस स्नेक और अलग अलग तरह के मॉन्स्टर बाहर निकल कर आने लग गए थे, जो कि सभी जिन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। तब जैसे ये स्नेक जिन्यू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, उसने वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्नेक को वहां पर काट दिया होता है। लेकिन खतरा यहाँ पर अब भी खत्म नहीं हुआ था, वहां पर वही पॉइजनस ऑरा वापस से आना शुरू हो जाता है। ये देखकर तो अब जिन्यू भी थोड़ा थोड़ा घबरा रहा था। वो खुद में कहता है मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा, मैं चाहे अपनी कितनी भी पावर का क्यों ना इस्तेमाल करूँ, मैं थोड़े बहुत मॉन्स्टर को तो यहाँ पर मार सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मॉन्स्टर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। न जाने यहाँ पर कितने लाखों मॉन्स्टर होंगे जिनसे मुझसे फाइट करनी होगी, इसलिए भला इसी में है कि मैं यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढूं। जिसके बाद दोबारा से अपने स्वॉर्ड पे खड़े होकर वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ हम किन्यू सेट के मैसेंजर को देखते हैं जो खुद भी अपने बाकी सारे के सारे साथियों से अलग होकर जंगल के बीच में आ गया होता है, जहाँ पर उसके साथ फैंगशियान वेरी की एक लड़की भी होती है। वो दोनों अपने सभी साथियों से अलग हो चुके थे। तब उस मैसेंजर को ऐसा लगता है कि आसपास जरूर कोई ना कोई है जो उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए वहां पर तैयार हो जाता है। जिसके बाद वहां पर एक पॉइजनस स्कॉर्पियो आ चुका था जो सीधा वहां पर आते ही फैंगशियान वाली लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उस मैसेंजर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर
पर उस स्कॉर्पियो को खत्म कर दिया था। लेकिन वो स्कॉर्पियो भी कम नहीं था। आप देखते ही देखते वहाँ पर एक के बाद एक कई सारे मॉन्स्टर आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ के तो छोटे मोटे कीड़े भी बहुत ही ज्यादा पॉइजनस और खतरनाक थे, जो किसी भी इंसान की जान लेने में जरा सा भी नहीं चूकेंगे, भले से वो चूंटियां ही क्यों ना हो। चूंटियां ही इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो किसी भी इंसान की जान ले सकती है। ये देखकर तो दोनों वहाँ पर घबरा चुके थे, लेकिन तब भी उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ के कई सारे मॉन्स्टर को मार गिराया था। जिसके बाद वो जो मैसेंजर होता है वो उस लड़की से कह रहा होता है, इस फॉरेस्ट की जितनी भी गहराई के अंदर हम जाएंगे उतना ही ज्यादा ये फॉरेस्ट खतरनाक होते जाएगा। जितना मैंने सोचा था, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ये खतरनाक है। तब वो जो लड़की होती है मैसेंजर से कह रही होती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मेरी जान बचा ली, वरना तो आज ये सारे के सारे मॉन्स्टर मिलकर मुझे खा ही जाते। जिस पर मैसेंजर उससे कहता है, तुम्हें मेरे से थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, तो मेरा फर्ज था। हर एक डिसाइपल को किसी दूसरे की मदद करनी ही चाहिए, क्योंकि कब कौन जाने कि किसके ऊपर मुसीबत आ सकती है। अगर हम आज किसी की मदद करेंगे तो कल कोई और हो सकता है हमारी मदद करने के लिए आ जाए। जिसके बाद वो उस लड़की से कहता है, अभी यहाँ पर अंधेरा होने वाला है, लेकिन अंधेरा हो उससे पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम रास्ते में चलते हुए बाकी लोगों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहाँ तक कि मेरा ख्याल है अंधेरा होते ही यहाँ पर और भी खतरनाक मॉन्स्टर आ सकते हैं, जो हमारी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिस पर वो लड़की कहती है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें यहाँ से अभी तुरंत ही चले जाना चाहिए। हम नहीं जानते कि कब कौन सा खतरा आकर हमारे पर अटैक कर दे। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि अपने बाकी साथियों को वहाँ पर ढूंढ सके। दूसरी तरफ हम शियाओफान को देखते हैं, जिसने अपनी स्टिक को आगे रखा होता है और उस स्टिक के अंदर से ऑरा निकलते हुए सामने आने वाले जितने भी भवंडर और पॉइजनस ऑरा होता है उन सभी को खत्म करते हुए शियाओफान के लिए रास्ता बना रहा होता है। और उस स्टिक की बदौलत शियाओफान आसानी के साथ अपने बंदर के साथ आगे बढ़ते जा रहा था। साथ ही वो अपने डिमोनिक ऑरा से आसपास के इलाके पे अच्छी नजर बनाए रखे होता है कि आसपास से अचानक से कोई खतरा आकर उसके ऊपर अटैक ना कर दे। और जैसे वो थोड़ी दूर अपनी नजर डालता है, उसे लगता है कि सामने से कोई बहुत ही खतरनाक अटैक उसी की तरफ बढ़ रहा है, जिससे उसे बचना होगा। अगर वो नहीं बचेगा तो हो सकता है यहाँ पर उसकी जान चली जाए। और जैसे वो अटैक शियाओफान के पास आता है, शियाओफान सही टाइम पर वहां से हट जाता है, जिस वजह से वो अटैक उसे नहीं लगा था। और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि ज़ूकी ने ही किया होता है, क्योंकि यहाँ पर वो उस पॉइजनस ऑरा की वजह से नहीं देख पा रही थी कि उसके सामने शियाओफान है कि या फिर कोई और है। उसे लग रहा होता है कि सामने उसके कोई मॉन्स्टर है जो उसके ऊपर अटैक कर देगा, इसलिए उसने भी वहां पर अपनी थंडर स्वॉर्ड को निकालते हुए शियाओफान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। उसी तरह से शियाओफान भी नहीं देख पाता कि उसके ऊपर जो अटैक हो रहा है वो कोई और नहीं बल्कि ज़ूकी ही कर रही है। और ये दोनों पिछले 10 साल से एक दूसरे से नहीं मिले हैं, और अगर अभी यहाँ पर वो दोनों मिल गए तो ये इनकी मुलाकात 10 सालों बाद होगी। शियाओफान जब इस थंडर स्वॉर्ड को देखता है तो वो एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था। वो खुद में कहता है, मुझे ठीक तरह से याद तो नहीं आ रहा, लेकिन जरूर मैंने इस थंडर स्वॉर्ड को पहले भी कहीं देखा है। ये थंडर स्वॉर्ड वाली टेक्निक जरूर किसी ह्यूमन की होगी, और ये टेक्निक सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे इससे थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। जिसके बाद वो वहां से उस थंडर स्वॉर्ड से बचते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन वो थंडर स्वॉर्ड तो उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस वजह से तो अब शियाओफान को भी यहाँ पर गुस्सा आना शुरू हो गया था। इसलिए वहां पर अपनी स्टिक को बाहर निकाल लेता है और फिर उस स्टिक की मदद से उस थंडर स्वॉर्ड के ऊपर इतना खतरनाक अटैक करता है कि वो थंडर स्वॉर्ड वहां से बहुत दूर फेंका जाती है। लेकिन यहाँ पर ज़ूकी भी कम पावरफुल नहीं थी, उसने दोबारा से अपनी थंडर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए शियाओफान के ऊपर अटैक करके उसे वहां से दूर कर दिया था। तब उसका कपड़ा देखकर शियाओफान ये सोच रहा होता है कि हो ना हो ये कि न्यू सेट की ही कोई डिसाइपल होगी, लेकिन आखिर ये है कौन जिसके पास इतनी ज्यादा पावर है जो ये मुझे टक्कर दे पा रही है। जिसके बाद ज़ूकी दोबारा से कई सारे अटैक शियाओफान के ऊपर ही कर रही होती है, लेकिन अभी तक के वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाए थे। बस अनजान तरीके से एक दूसरे के ऊपर बस अटैक किए जा रहे होते हैं, जहाँ पर ज़ूकी थोड़ी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी, लेकिन शियाओफान भी कम पावरफुल नहीं था। वो तो बस यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होता है कि आखिर यहाँ पर अचानक से कौन आ गया। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उस थंडर स्वॉर्ड को रोके जा रहा था। ये देखकर तो अब ज़ूकी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने वहाँ पर अपने थंडर स्वॉर्ड वाले फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसके अंदर से अपनी सारी की सारी पावर को निकालकर शियाओफान के ऊपर अटैक करने वाली होती है। जिस वजह से अब देखते ही देखते शियाओफान चारों की चारों तरफ से उस थंडर स्वॉर्ड से घिर गया होता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से इस थंडर स्वॉर्ड की यहाँ पर तादाद कैसे बढ़ गई। इसलिए अब वो वहाँ पर अपनी यिन और यांग एनर्जी को मिलाते हुए एक फॉर्मेशन बना देता है, जिसके अंदर उसने एक शील्ड को बाहर निकाल लिया था और उसकी मदद से वो जितने भी थंडर स्वॉर्ड वहाँ पर आ रही होती है उन सभी को आसानी से खत्म करते जाता है। एक भी थंडर स्वॉर्ड उसे वहाँ पर एक खरोच तक नहीं दे पा रही थी और उसने बड़ी ही आसानी से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे थंडर स्वॉर्ड को वहाँ पर खत्म कर दिया था। लेकिन यहाँ पर ज़ूकी भी नहीं रुकने वाली थी, वो दोबारा से अपने वहाँ पर एक और खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल कर लेती है, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करके उसने चांगशंग सेक के एल्डर की भी वहाँ पर हालत खराब कर दी थी। और जब यहाँ पर शियाओफान इस अटैक को देखता है तो वो समझ जाता है कि इस अटैक को मैं यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं झेल सकता, मुझे यहाँ पर अपनी रियल पावर का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक को यहाँ पर रोकना होगा और जल्द से जल्द यहाँ पर ये कौन सा इंसान आ गया है इसे हराना, वरना मुझे नहीं लगता कि इंसान आसानी से मेरा पीछा छोड़ने वाला है। जिसके बाद अब वो वहाँ पर अपने डिमोनिक पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसके स्टिक के अंदर से इतना भयंकर ऑरा बाहर निकल रहा था कि वहाँ पर उसके ऑरा से बिल्कुल तूफान सा आ चुका था। और अब शियाओफान अपने स्टिक को लिए सीधा ज़ूकी की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है ताकि उसके थंडर स्वॉर्ड के साथ साथ उसका वहाँ पर फॉर्मेशन भी खत्म कर सके, जिस वजह से तो वो यहाँ पर ज़ूकी को हरा देगा। वो दोनों अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे की तरफ ही बढ़ रहे होते ताकि एक दूसरे की वहाँ पर जान ले सके। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर एक दूसरे के करीब आते हैं, ज़ूकी को वहाँ पर नजर में दिखाई दे जाता है कि जो उसके सामने है वो कोई और नहीं बल्कि शियाओफान ही है। ये देखकर
देखकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसने आखिर 10 सालों बाद शियाओफान को देख लिया। उसी तरह से शियाओफान भी जब जूकी को यहाँ पर देखता है तो वो भी एकदम ज्यादा हक्का बक्का रह चुका था कि वो जब से जिस इंसान से फाइट करते हुए आ रहा है वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जूकी ही थी। उसे समझ आ गया होता है कि जूकी इतने सालों में काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, इसलिए जैसे उन दोनों का अटैक एक दूसरे पे लगने वाला होता है इससे पहले वो दोनों अपने अटैक को वहां पर रोक लेते हैं, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने से होते हुए गुजर जाते हैं और इस तरह से दोनों का अटैक एक दूसरे को नहीं लगता। लेकिन वो दोनों वहां पर कुछ सोच समझ पाते हैं, अटैक को रोकने की वजह से वो दोनों वहां से बहुत दूर फेंका गए होते हैं और पॉइजनस ऑरा की वजह से वो दोनों दोबारा से गुम हो जाते हैं। कोई किसी को नहीं देख पा रहा था कि कौन कहां पर चला गया। जिसके बाद हम जूकी को देखते हैं जो काफी दूर आने के बाद एक जगह पर खड़ी होती है और वहां पर खड़े होने के बाद वो शियाओफान को याद कर रही होती है, जहां वो उससे कह रही होती है कि फ्यूचर में हमारी मुलाकात फिर से होगी, लेकिन मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा कि जब भी हमारी मुलाकात होगी हम पुराने जैसे दोस्त नहीं रहेंगे, हम एक दूसरे के दुश्मन बन चुके होंगे क्योंकि तुमने डीमन पाथ को अपना लिया है और मैं अभी तक के ह्यूमन पाथ के ऊपर ही चल रही हूँ। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक न एक दिन जरूर जान जाओगे कि आखिर जिस रास्ते पे तुम निकले हो वो रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जूकी ने आज पहली बार 10 सालों में शियाओफान को इतना ज्यादा खतरनाक, गुस्से में और पावरफुल देखा था, वो भी डिमोनिक ऑरा के साथ, जिस वजह से वो एकदम ज्यादा हैरान रह गई होती है। उसी तरह से दूर खड़े होकर शियाओफान भी जूकी के बारे में ही सोच रहा होता है। वो अपने बंदे से कहता है क्या तुमने उसे पहचाना कि वो कौन थी? लेकिन मैं उसे पहचान चुका हूँ कि आखिर वो कौन थी, लेकिन उसने मुझे यहाँ पर जिंदा क्यों छोड़ दिया, जबकि उसने मेरा डिमोनिक ऑरा देख लिया था, जिस वजह से उसे मालूम पड़ गया होगा कि मैं एक डीमन हूँ, पर तब भी उसने मुझे वहाँ पर अटैक नहीं किया और मुझे वहाँ पर से जाने दिया। वो तो एक ऐसी लड़की थी जिसे डीमन से सबसे ज्यादा नफरत है, तो आखिर तब भी उसने मुझे वहाँ पर क्यों छोड़ा? इसी चीज की वजह से उसे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो गुस्सा करे तो करे किस चीज पे, और पुरानी ह्यूमन वाली बातें याद करने की वजह से उसका जो डिमोनिक ऑरा होता है धीरे धीरे करते हुए उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है, ताकि शियाओफान दोबारा से अपने ह्यूमन वाली यादों में ना चला जाए। जब 10 साल पहले वो ह्यूमन से इतनी ज्यादा क्लोज हुआ करता था और डीमन से नफरत करता था, इसी वजह से उसका डिमोनिक ऑरा उसे वहाँ पर पोजेस कर रहा होता है ताकि शियाओफान को फिर से डीमन बना सके, जिस वजह से अब देखते ही देखते शियाओफान के अंदर से भयंकर तरीके से डिमोनिक ऑरा बाहर निकलने लग गया था। इस चीज को देखकर तो शियाओफान भी हैरान रहता है कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। वो अपने ऑरा को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन वो तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, उसके स्टिक की सारी पावर उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है। इस चीज को देखकर तो शियाओफान का बंदर भी घबरा जाता है, वो उसके ऊपर से साइड होकर निकल आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शियाओफान यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका है कि कहीं वो उसके ऊपर हमला करते हुए उसकी जान ना ले ले, क्योंकि शियाओफान यहाँ पर पूरी तरह से डिमोनिक ऑरा के पोजीशन में जा चुका था। वो वहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा होता है और उसका वहाँ पर पूरी तरह से खून खौलने लग गया था ह्यूमंस को लेकर। इस वजह से उसके अंदर से इतना भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकलता है कि आसपास की पूरी जगह ही टूटना शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ बिल्कुल तूफान सा आ चुका है। ये देखकर तो बंदर भी हैरान था कि न जाने शियाओफान को अचानक से यहाँ पर हो क्या गया। शियाओफान अपनी वहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उस डिमोनिक ऑरा को रोक सके, लेकिन वो ऑरा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर तब भी शियाओफान ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपनी यिन और यांग एनर्जी का इस्तेमाल करके वहाँ पर डिमोनिक ऑरा को कम करने की कोशिश कर रहा होता है और काफी देर की मेहनत के बाद वो धीरे धीरे करते हुए अपने डिमोनिक ऑरा को वहाँ पर कंट्रोल कर पा रहा था, जिस वजह से वो फिर से वहाँ पर नॉर्मल हो जाता है। वरना अगर वो वहाँ पर नॉर्मल नहीं होता तो न जाने यहाँ पर कितने लोगों की वो जान ले लेता अपना होशो हवास खोकर। तब जैसे वो नॉर्मल होता है उसके पास उसका बंदर आता है जो वहाँ पर शियाओफान को संभालने के लिए आया था। तब शियाओफान जो होता है उससे कह रहा होता है वो तो भला हो मेरे ह्यूमन और डीमन दोनों तरह की पावर का, वरना अगर मैंने यहाँ पर अपनी यिन और यांग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए खुद को कंट्रोल नहीं किया होता तो न जाने मैं हो सकता है तुम्हारे ऊपर ही अटैक करके तुम्हारी जान ले लेता। लेकिन खैर जो हुआ, मैं अब यहाँ पर खुद को कंट्रोल कर चुका हूँ, इसलिए अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि खतरा अब भी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। ये तो हमारे सफर की बस शुरुआत ही है, हमें अब यहाँ पर से बहुत लंबा सफर तय करना है। दूसरी तरफ हम त्यानिंग टेम्पल के एक मॉन्क को देखते हैं जो अपने साथियों को आवाज लगाते हुए जंगल में आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि वो भी बेचारा अपने साथियों से अलग हो चुका था और तब उसकी मुसीबत बढ़ाने के लिए वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि पिंगर आ जाती है जो वहाँ पर अपनी हरकतों से उस मॉन्क को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वो उससे कह रही होती है तुम्हारी किस्मत में ही लिखा था आज मुझसे मिलना, तुम कुछ टाइम में जान जाओगे कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ। जिसके बाद वो अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर उस मॉन्क को कंट्रोल कर रही होती है, जिस वजह से धीरे धीरे करते हुए वो मॉन्क भी उसके कंट्रोल में जाने लगता है क्योंकि पिंगर के पास पोजेस करने की इतनी खतरनाक ऑरे वाली पावर जो है वो किसी को भी अपनी ऑरा की मदद से अपने कंट्रोल में कर सकती है। लेकिन उस मॉन्क के पास जो उसका भाला होता है वो अपने अंदर से पावर निकालते हुए उस मॉन्क को वहाँ पर ठीक कर देता है, जिस वजह से पिंगर का जो भी पोजीशन वाला ऑरा उस मॉन्क के अंदर गया था वो धीरे धीरे करते हुए उसके अंदर से बाहर निकलने लगता है, जिस वजह से वो मॉन्क दोबारा से नॉर्मल होते जा रहा था। इसलिए वो वहाँ पर अपने भाले को लिए पिंगर के पास आता है और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके बाद देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। तब पिंगर जो होती है उस मॉन्क से कह रही होती है मैंने तो सुना था कि मॉन्क अच्छे इंसान होते हैं जो सारे लोगों को माफ करते जाते हैं, लेकिन तुम तो देखो तुम तो सीधा मुझ पर अटैक करने के लिए आ गए। मुझे नहीं लगता कि तुम एक नॉर्मल मॉन्क हो और जब तुमने ठीक तरह से मॉन्क की पढ़ाई नहीं की तब तो तुम्हें मारने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो मॉन्क वहाँ पर पिंगर की चिकनी चुपड़ी बातों में आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वहाँ पर अपने भाले का इस्तेमाल करते हुए लगातार कई सारे अटैक पिंगर पे किए जा रहा होता है, लेकिन पिंगर तो वहाँ पर उसके अटैक से उसको असर ही नहीं हो रहा था। वो वहाँ पर डांस करते हुए बड़ी ही आसानी के साथ उस मॉन्क को हराए जा रही होती है, जिस वजह से
मॉन्ग तो उसका वहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो वहीं थोड़ी दूर हम फेंगशान वैली के उस आदमी को देखते हैं जिसने पिछले एपिसोड में एक जगह पर निशान बनाया था। वो वहाँ पर देख भी लेता है कि वो मॉन्ग पिंगर के साथ फाइट कर रहा है, लेकिन तब भी वो वहाँ पर कुछ नहीं करता और अपना वहाँ पर आगे बढ़ जाता है। इधर हम जिन्यू को देखते हैं जो खुद भी आगे बढ़ते हुए जंगल के काफी बीच में आ चुका था। तब उसे वहाँ पर आने के बाद वो डिसाइपल दिखाई देता है जिसके पीछे भी वो बाज वाला मॉन्स्टर पड़ा था। उसके ऊपर वो लगातार अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करके वहाँ पर उसकी जान लेता है, वहाँ पर दूसरा मॉन्क आकर उस बाज वाले मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। लेकिन अब वो बाज मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है। जहाँ उस मॉन्स्टर के पास काफी ज्यादा पावर थी, वो दोनों भी वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को नहीं रोक पा रहे होते हैं, जहाँ उसने अकेले ही इन दोनों को संभाले होता है। लेकिन तब भी काफी देर की फाइट के बाद आखिरकार वो दोनों उस मॉन्स्टर को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर जिन्यू भी आ जाता है। लेकिन वो जो बाज वाला मॉन्स्टर जहाँ दूर फेंकाया था वो किसी तरह के फूल के पास आ गया होता है, जिस फूल के अंदर से अजीब से बेलें निकलकर उस मॉन्स्टर को वहाँ पर पकड़ लेती है और उसका डिमोनिक ऑरा खुद के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। जहाँ देखते ही देखते उस फूल ने पूरी तरह से उस मॉन्स्टर को अपने चंगुल में ले लिया था। वो वहाँ पर उसे लेकर खा जाता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर किस तरह का फूल है, इसने तो यहाँ पर इस मॉन्स्टर को बड़ी आसानी के साथ खा लिया। अगर कोई इंसान यहाँ पर जाएगा तो वो तो उसकी भी ऐसी ही हालत कर देगी। वो सब यहाँ पर से बातें कर रहे थे, ये तो एक बिल्कुल मॉन्स्टर है या फिर किसी तरह का डीमन है। लेकिन तब फूल ने उन तीनों को भी वहाँ पर देख लिया होता है, इसलिए वो वहाँ पर अपनी बेलों को निकालते हुए उन तीनों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे जैसे उससे बचकर वहाँ से दूर आ जाते हैं तब वो जो डिसाइपल होता है बाकी लोगों से कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ज्यादा तक रुकना ठीक होगा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना कभी भी ये फूल अपनी और ज्यादा पावर को बढ़ाते हुए हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। जिस पर बाकी लोग भी कहते हैं, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं ताकि उस फूल से अपनी जान बचा सके। इधर हम शियाफान के बंदर को देखते हैं जो शियाफान के साथ वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पर शियाफान चुपके से वुयान का पीछा कर रहा था कि आखिर ये वुयान जाता कहाँ है, क्योंकि वुयान ने तो उससे कहा था कि वो इस वेस्टर्न स्वाम्प के अंदर नहीं आने वाला है, लेकिन तब भी वो यहाँ पर आ गया था। इसलिए शियाफान उसका पीछा कर रहा होता है ताकि देख सके कि आखिर ये जाता तो जाता कहाँ है। तो वहीं वहाँ पर एक छोटी चिड़िया बैठी होती है जो सारी की सारी चीजों पे नजर रखे हुए थी, और वो चिड़िया किसी और की नहीं बल्कि बियाओ की आंट की ही होती है, जिसने उस चिड़िया को वहाँ पर भेजा था ताकि वेस्टर्न स्वाम्प के अंदर क्या क्या हो रहा है वो उसके ऊपर नजर रख सके। जिस वजह से वेस्टर्न स्वाम्प की सारी चीजें अब वहाँ पर बियाओ की आंट को भी मालूम पड़ गई होती है। दूसरी तरफ हम कई सारे सी मॉन्स्टर को देखते हैं जो सभी वहाँ से शियाफान और बाकियों को ढूंढने के लिए जा रहे थे, क्योंकि शियाफान और बाकियों ने मिलकर ही उनके एक साथी को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था जब वो मॉन्स्टर जुई के ऊपर अटैक करने के लिए आया था। और उसी टाइम शियाफान ने अपने डिमोनिक ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को मार दिया था। इस वजह से उस मॉन्स्टर के जितने भी साथी होते हैं उन सभी ने वहाँ पर अपनी टीम बना ली होती ताकि शियाफान और बाकियों से अपना बदला ले सके। जिसके बाद वो सारी की सारी टीम वहाँ पर से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर